वर्गों में विभक्त समाज के बाहरी आडंबर के साथ यशपाल ने उस समाज का खोखलापन भी खोल कर रख दिया है जो भोग विलास कला वैभव एवं उसके विभिन्न उपकरणों में अत्यधिक आसक्ति के कारण समाज में छा गया था। यह समाज आंतरिक कलह से त्रस्त है। वहाँ एक तरफ शक्ति के लिए भयंकर प्रतियोगिताएं तथा षड्यंत्र चलते हैं तो दूसरी ओर जनसाधारण शोषण एवं अत्याचार से आर्तनाद करते दिखाई पड़ते हैं। अधिकारियों एवं उच्च कुलों द्वारा होने वाले अत्याचार का ही परिणाम है कि जब भद्रगण पर गहरी शत्रु के आक्रमण की आशंका होती है तो जनता उसके प्रति उदासीनता एवं उपेक्षा का भाव दिखाती है। वह जानती है कि बाह्य आक्रमणकारी इन भीतरी शोषकों से बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो हमें सदैव लूटते ही रहते हैं। युद्ध के लिए एकत्र किए जाने वाले धन के विषय में एक व्यक्ति कहता है कि संग्राम यज्ञ की विशेष बलि एकत्र करने से राज पुरुषों का धन खूब बढ़ेगा। बुढ़िया तेरी 2 स्वर्ण मुद्रा में से एक गण कोष में जाएगा और एक राजपुरुषों के घर में। केंद्र हमें क्या लूटेगा? उससे पूर्व भद्र के राजपुरुष ही हमें लूट लेंगे। यह धारणा है, इसको यशपाल ने बखूबी चित्रित किया है कि उस समाज में, उस बौद्धकालीन समाज में एक साधारण व्यक्ति की क्या दशा है। गण व्यवस्था में साधारण जन की स्थिति सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उनमें संग्रह की वृत्ति भी नहीं है। दिव्या में काल्पनिक पात्रों के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि पर यशपाल ने भारत के उस अतीतकालीन पूर्ण समाज को सफलता के साथ चित्रित किया है। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त के शब्दों में, इस चित्र के बनाने में उपन्यासकार ने विशेष परिश्रम भी किया है। उसने अजंता और एलोरा के गुह्य चित्रों का अध्ययन कर उस युग की शब्दावली और गहरे रंगों को भरा है। भारत के अतीत को जीवित करने का महत प्रयास दिव्या में यशपाल ने किया है। इस अतीत को साकार करने के लिए यशपाल ने मद्रगण की राजधानी सागल को अपना केंद्र चुना है। उस समय मद्रगण पर यवनों का आधिपत्य था, जिन्होंने उच्च कुलों का प्रभुत्व नष्ट कर तथा वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भंग कर बौद्ध धर्म और गणराज्य की स्थापना की। उच्च कुल निरंतर खोए हुए प्रभुत्व को पाने के लिए षड्यंत्र रचते रहे और अंत में सफल भी हुए। कथा के मध्य में केंद्रस का आक्रमण हुआ। वणिकों और दासों ने सिर उठाने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का ह्रास होता गया और ब्राह्मण धर्म पुनः शक्तिशाली बनता चला गया। इनके पीछे वर्ग संघर्ष चलते रहे। शोषक और शोषितों का संघर्ष चलता रहा, परंतु इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता, जैसा कि हम ऊपर अभी आप लोगों को बच्चों हमने बताया, कि यह है कि इसमें नारी शोषित है। कुलों को व्यवस्था में, बौद्धों के संग में उसे कहीं भी स्वतंत्रता नहीं मिली है। सब में उसको अबला ही समझा है। सब उसे खा जाने के लिए मुंह बनाए बैठे हैं, परंतु यही समाज केवल वेश्या की सत्ता को स्वतंत्र स्वीकार करता है। समाज के पतन एवं नारी की दीन दशा का इससे सजीव एवं सशक्त चित्र हिंदी साहित्य में कम ही उतरा है। दिव्या सदियों से शोषित नारी की प्रतिनिधि है, जिसकी करुणा कथा को यशपाल ने अत्यंत कलात्मक ढंग से उपस्थित किया है। ऐतिहासिक उपन्यासों की कसौटी पर दिव्या उपन्यास पूर्ण सिद्ध होता है। इसमें ऐतिहासिक वातावरण उपस्थित करने में सामाजिक उपन्यासों के प्रणेता यशपाल ने अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है। बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को इस उपन्यास के बारे में काफ़ी समझ में आया होगा और मैं इस उपन्यास के बारे में और भी चीज़ों को समझाने की कोशिश दूसरे पार्ट में करूँगा। तब तक आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि इसको आप सुनिए, इस पर अपना नोट्स तैयार करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दृष्टि को और ज़्यादा सार्थक बनाइए, अपनी दृष्टि को और ज़्यादा गहरी बनाइए, सूक्ष्म बनाइए। धन्यवाद।